Hello students, today I am going to start a new chapter of History class 11th chapter 3 An Empire Across Three Continents part 1. Please subscribe my channel and share it with your classmates so that they can also get further updates. Okay, so now we are going to start. It's on your page number 58 NCRT book. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of the Europe as we know it today and a large part of Fertile Crescent and North Africa. So now इससे हमें ये समझ में आता है कि रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसका विशाल राज्य क्षेत्र में आज के अधिकांश यूरोप और फर्टाइल क्रेसेंट का मतलब है उपवर्ग क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। In this chapter, we shall look at the way this empire has organized the political forces that shapes its destiny. इस अध्याय में हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसको इसका भाग्य आगे बनाया, संवारा और इस साम्राज्य के लोगों ने किन किन सामाजिक समूहों से विभाजित थे। So, you will see that the empire embraced a wealth of local cultures and language, that women had a strong legal position than they do had in many countries today, but also that much of the economy was run on the slave labor, denying freedom to substantial number of persons. आप देखेंगे कि ये साम्राज्य अनेक राजनीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। फ्रॉम द 5th सेंचुरी ऑन, या हम कह सकते हैं 5वीं शताब्दी के बाद, द एम्पायर फेल अपार्ट इन द वेस्ट बट रिमेन इनैक्ट एंड एक्सेप्शनली प्रॉस्परस इन द ईस्टर्न हाफ। तो हम ये जान सकते हैं कि 5वीं शताब्दी और इसके बाद के समय में पश्चिम से साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में आप इसके आगे पढ़ेंगे। So, here, the caliphate which you will read about in the next chapter built on the prosperity and inherited in urban and religious tradition. तो जो खिलाफत मूवमेंट अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ था, जो हमारे इसका आगे का चैप्टर रहेगा, और उनसे कैसे शहरी तथा धार्मिक परंपराओं विरासत में प्राप्त हुई, ये भी हम इसके आने वाले चैप्टर में आगे जानेंगे। सो नाउ, ये जो ब्लू में लिखा है, रोमन हिस्टोरियंस हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टू गो ऑन विच वी कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि रोम में इतिहासकारों ने स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि टेक्स्ट, इसको कह सकते हैं पाठ्य सामग्री, डॉक्यूमेंट, ये है प्रलेख या दस्तावेज, या मटीरियल रिमेन, ये होते भौतिक अवशेष। टेक्सुअल सोर्सेज इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्परीज। तो पाठ्य स्रोतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसको हम कैसे बोल सकते हैं, एनल्स के नाम पे। तो ये एनल बिकॉज द नरेटिव हैज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन ईयर बाय ईयर बेसिस, तो ये प्रतिवर्ष लिखे जाते थे, इसलिए इनका नाम है वर्ष वृतांत या एनल, हर साल, एनुअल। जैसे कि पत्र, लेटर, स्पीचेस, व्याख्यान, सरमोन्स, प्रवचन, लॉ, कानून। Documentary sources include mainly inscriptions and papyri.
तो दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपराइन पेड़ के पत्ते आदि पर लिखी हुई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। Inscriptions were usually cut on stone, so a large number survive in both Greek and Latin. तो उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोजे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और तालिनी में पाए गए। So, the papyrus was a reed-like plant that grew along the bank of Nile in Egypt and was processed to produce a writing material that was widely used in everyday life. तो पेपराइस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी नाइल रिवर के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। तो हम ये भी मान सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। सुना थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हजारों की संख्या में संविदा पत्र, अकाउंट्स, लेख, लेटर्स, संवाद पत्र एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज survive on papyrus and have published by scholars who are called papyrologists. तो ये दस्तावेज आज भी पेपराइज पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं और पेपराइजलिस्ट यानी पेपराइज शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तो इसकी हम आगे भी डिस्कवरी करते हैं। असॉर्टमेंट ऑफ आइटम मेनली आर्कियोलॉजिस्ट दैट डिस्कवर। इसका मतलब ये है कि जो भी भौतिक अवशेष अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुरातत्व या खुदाई के क्षेत्रों से मिली गई हैं, तो ये खोज करने पर मिलती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, इमारतें, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, अन्य प्रकार की संरचनाएं, या हम कह सकते हैं पॉटरी जैसे कि मिट्टी के बर्तन, कॉइन, सिक्के, मोज़ैक्स मतलब पिचकारी का सामान, इवन इंटायर लैंडस्केप, यहाँ तक के संपूर्ण भूदृश्य यहाँ पर मिल सकते हैं। ईच ऑफ दीज सोर्सेज कैन ओनली टेल अस जस्ट सो अबाउट मच द पास्ट। इसमें प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देते हैं। एंड कंबाइनिंग देम कैन बी फ्रूटफुल एक्सरसाइज। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है। बट हाउ वेल दिस इज डिपेंड ऑन द हिस्टोरियन स्किल। लेकिन कितनी अच्छी तरीके से इतिहासकार इन स्रोत के तथ्यों को अर्थ संबंध बनाते हैं, यह उनकी कुशलता पर निर्भर करता है। आगे मैं आपको पार्ट 2 ज़रूर इसका लिंक भेजूंगी। थैंक यू।